दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 20। मिशी लेटी जरूर थी पर उसे न चैन था न शांति। घबराहट अलग से हो रही थी। जो रूम उसे पहले स्वर्ग जैसा लग रहा था अब वो काटने को दौड़ रहा था। मन कर रहा था भाग जाए लेकिन बेचारी बिना सहारे के उठ भी नहीं सकती थी कि अचानक से उसकी नजर सामने लगी वेद की बड़ी सी फोटो पर गई। पूरी दीवार पर उसकी फोटो लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था वे दीवार पर चिपक गया हो। एकदम रियल फोटो। ऐसा लग रहा था किसी ने अपने हाथों से पिक्चर बनाई है। विशेष पिक्चर को देखते हुए सोचने लगी, वाह क्या बड़ा कलाकार होगा जिससे इतनी बड़ी फोटो बनाई। फोटो में मालिक कितने शांत लगते, काश असल जीवन में भी वो इतने ही शांत होते। मिश्री लेटी सोच रही थी कि अचानक से डोर ओपन हुआ। मिश्री डर गई और चीख पड़ी। वेद मिश्री को चीखता देख गुस्से में उसके पास आया और कस के अपना हाथ उसके मुंह पे रखते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मिश्री के अंदर से रूह तक कांप गई। वेद के मुंह पर हाथ रखने से मिश्री को सांस तक नहीं आ रही थी, लेकिन डर के मारे वो झटपटाई तक नहीं, बर्दाश्त करती रही। अपनी सांस कुछ देर के लिए रोक ली, लेकिन कितनी ही देर रोक पाती। बेचारे की आंखें लाल पड़ गईं और उनमें से आंसू बहने लगे। आंखें इतनी लाल थीं जैसे खून उतर आया हो। वेद ने जब मिश्री की लाल आंखें देखी तो उसके मुंह से हाथ हटा लिया। मिश्री को मानो दूसरा जीवन मिल गया। वो अपना मुंह खोल के लंबी लंबी सांसें भरने लगी। वेद का गुस्सा शांत सा हो गया था। उसने मिश्री के सिर पर हाथ फेरा और उसे पानी पीने को दिया तो मिश्री अब इस कदर डर चुकी थी कि उसको वेद के हाथों से पानी तक लेने में डर लग रहा था। इसीलिए उसने अपना हाथ तक नहीं आगे बढ़ाया, बस अपनी नजरें नीचे की लंबी लंबी सांसें भरती रही। वेद ने इस बार खुद ही झुक के मिश्री का सिर थोड़ा सा ऊपर किया और गिलास मिश्री के मुंह में लगा दिया। मिश्री ने चुपचाप पानी पी लिया। मिश्री की हालत देख के वेद को एहसास था। उसने मिश्री का मुंह इस तरह दबाया था जैसे जब कोई किसी को जान से मारने के लिए दबाता है। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस चिढ़ में हो गया। वेद अब मिश्री से माफी तो मांगता नहीं, इसीलिए अब वो कुछ बोला भी नहीं और जिस काम के लिए आया था उसने वो काम किया। वेद ने टेबल के अंदर से कुछ फाइल निकाली और बड़े कदमों के साथ रूम से बाहर चला गया। वेद कंप्लेन जा रहा था, फिर उसे याद आया फाइल तो घर पर ही गुस्से में छूट गई, इसीलिए वो फाइल लेने वापस आया था। लेकिन मिश्री उसको अचानक से देख के डर गई। वेद जा चुका था। मिश्री ने अब नजरें उठा के डोर की तरफ देखा और फूट के रो पड़ी। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वेद ने उसे जान से मारने की कोशिश की। मिश्री बहुत डर चुकी थी, इसीलिए उसने अब सोच लिया वो वेद से दूर रहेगी, अपनी शकल तक वेद को नहीं दिखाएगी, इस रूम में भी नहीं रहेगी। वहीं वेद घर के बाहर आया तो गुस्से में अपनी गाड़ी को एक लात मारी और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, तुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता है? कुछ देर और अगर तू हाथ नहीं हटाता तो वो मर जाती। वे खुद पर ही गुस्सा कर रहा था। सब अपनी जगह सही था, गुस्सा, चिढ़, नफरत, पर किसी की जान ले लेना यह थोड़ा ज्यादा था। वेद ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वेद फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया और किसी को कॉल करके पूछने लगा, कुछ पता चला किसने पापा पर अटैक करवाया? दूसरे साइड से एक लड़के की आवाज आई, अभी नहीं पर जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन मीडिया वालों को मुरली ने भेजा था। वे शॉक होते हुए बोला, क्या? वो लड़का बोला, हाँ, मुरली की जो बेइज्जती हुई वैसे ही वो तुम लोगों को बेइज्जत करके बदला लेना चाहता है। वो जानता है ऐसे तुमको मात नहीं दे सकता, इसीलिए उसने मीडिया वालों को आधा सच तो आधा झूठ बोला। वो अंकल को बदनाम करके तुमको तुम्हारी औकात दिखाना चाहता है, लेकिन अभी वो परेशान है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। वेद गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, तुमको पता है ना अब क्या करना है? वो लड़का बोला, हाँ। वेद ने ओके बोल के कॉल कट कर दिया। वहीं मुरली जी परेशान से गुस्से में अपने आप से बोलते हुए इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वेद झूठ बोल रहा है, उसकी शादी किसी से नहीं हुई है, अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कब तक झूठ बोलेगा? आज रात तक तो सब पता चल ही जाएगा। इतनी जल्दी क्या उसे लड़की मिल जाएगी, या फिर वो ऐसी ही किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, या फिर
महेश ऐसे ही किसी भी लड़की को बहू बना के अपने खानदान में ले आएगा, कभी नहीं। आज शाम तक का इंतजार है, उसके बाद महेश की ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। मुरली जी सोच रहे थे कि उनका एक आदमी भागते हुए वहां आया और बोला, मालिक, आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, आपका टिकट किसी और को दे दिया, अब आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुरली जी हैरानी से बोले, क्या बकवास कर रहे हो? वो आदमी बोला, हाँ मालिक, टीवी पर न्यूज़ देखिए, किस किस को टिकट दिया उसकी खबर चल रही है और आपका नाम कहीं नहीं है। मुरली जी ने तुरंत टीवी खोली और न्यूज़ देखने लगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत पैसे लगाए थे कि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। उन्होंने तो अपनी खेती तक बेच दी थी, साथ ही चुनाव जीतने के लिए भी पैसा जोड़ लिया था। इतना पैसा देने के बाद भी उनको टिकट कैसे नहीं दिया गया? मुरली जी एक सदमे में थे कि उनको दूसरा सदमा लगा। उनके घर में इनकम टैक्स ऑफिसर पुलिस वालों के साथ में आए और बोले, घर का गेट बंद करो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। मुरली जी समझते कि क्या हो रहा है कि ऑफिसर उनके पास आए और बोले, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके घर पे रेड पड़ी है, हमको पता चला है आप चुनाव में ब्लैक मनी इधर से उधर करने वाले हैं और लोगों को दंगे के लिए पैसे भी बांटने वाले हैं। मुरली जी हैरानी से बोले, ये सब झूठ है, किसी ने आपको गलत खबर दी है। तब तक बाकी के ऑफिसर घर की तलाशी लेने लगे थे। ईशा और मुरली जी की वाइफ सब घबरा के बाहर आ गए थे कि तलाशी के दौरान एक ऑफिसर को पैसों से भरा बैग मिला। तो वो ऑफिसर वो बैग लेकर सबके सामने आया और अपने सर से बोला, सर ये देखिए, ये पैसे मिले हैं। उस बैग में 100-100 के नोटों की गड्डियां थी और पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था। ऑफिसर ने मुरली जी से पूछा, ये पैसे आपके पास कैसे हैं, आप जवाब दे सकते हैं? मुरली जी घबरा गए। उनके फेस की घबराहट देख के ऑफिसर ने सीधा पुलिस वालों से कहा, इनको अरेस्ट करो, अब जो पूछताछ होगी वो पुलिस स्टेशन में होगी, इनके ऊपर दंगे करवाने का भी शक है। मुरली जी इस बार अपने बचाव में बोले, ये झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था और ये पैसे मेरे हैं, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है। ऑफिसर बोले, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए इतना पैसा कहाँ से आया और इतना कैश आपके घर में क्या कर रहा है? आपने इसका सरकार को टैक्स पे किया है या नहीं? ऑफिसर की बात सुन के मुरली जी फिर शांत पड़ गए। ये पैसे उनके ही थे। उन्होंने अपनी जमीन बेच के कैश इकट्ठा किया था ताकि चुनाव में लोगों को पैसे देकर वोट ले सके। लेकिन उन्होंने ये ज़मीन कम दाम में बेची है, ये उन्होंने सरकार को दिखाया था ताकि उनको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। उन्होंने खरीदार से बस कुछ ही पैसे, जितना उनको सरकार को दिखाना था, उतना ही पेपर वर्क पर लिया था। बाकी सारा उन्होंने ब्लैक मनी के तौर पर लिया था। तो एक तरह से वो ब्लैक मनी ही थी, जिसको मुरली जी व्हाइट मनी में कैसे बताएं, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पैसों का गलत इस्तेमाल तो वो करने वाले थे। मुरली जी कोई जवाब नहीं दे पाए तो ऑफिसर उनको अपने साथ ले गए। घर में अफरा तफरी मच गई थी। ईशा और उनकी मम्मी बहुत रो रहे थे। अब पूरे रायपुर में मुरली जी की खबर चल रही थी। मुरली जी सब होते देख समझ गए थे, ये सब वेद का किया धरा है। वहीं वेद अपने कैबिन में बैठा न्यूज़ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या होगा इस जंग का अंजाम? क्या मुरली जी पलटवार करेंगे या ये लड़ाई यहीं शांत हो जाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।